हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भूगोल का जो फर्स्ट टॉपिक है भौतिक प्रदेश, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेश की देखो यहाँ पे आपको दो क्लास ऑलरेडी मिल चुकी हैं। उसमें फर्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन थे और जो सेकंड आई थी उसमें 13 क्वेश्चन थे, और अभी जो क्लास अपन स्टार्ट करेंगे इसमें 30 क्वेश्चन है, यानी टोटल मिला के आपके पास 53 क्वेश्चन है। राजस्थान के भूगोल का भौतिक प्रदेश हो या आपके इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजिकल वाला पोर्शन हो, ये दोनों ही काफ़ी लेंथी टॉपिक है। इसमें से आप जितने क्वेश्चन बनाओगे ना उतने बना सकते हो। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 53 क्वेश्चन आपको दे दिए। अगर मेरे से और भी क्वेश्चन नए बनेंगे तो मैं और भी बना के और नई क्लास अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप फिजिकल वाला जो पोर्शन है, जो भौतिक प्रदेश है, उनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। बेसिक चीज़ जो होती है ना, वो ये समझो कि भौतिक प्रदेश के अंदर ही होती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसके 30% में पहला जो प्रश्न है वो है कैर, आख, थोर, फोग व लाना, ये आदि किसके प्रकार है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, खेजड़ी के प्रकार, घास के प्रकार, झाड़ियों के प्रकार, घास व झाड़ी उसके प्रकार। तो इसमें ऑप्शन है सी, झाड़ियों के प्रकार। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ऐसा ही आपका एक क्वेश्चन और आता है जिसके अंदर आपको पूछते हैं धामण, करड़, अंजन, ये पूछते हैं। अगर ये पूछे ना तो ये आएंगे आपके घास के प्रकार, ठीक है। और ये सारी की सारी मिलती कहाँ पर हैं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिलती हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है कलिमा पहाड़, नरसिंहपुर पहाड़ व हिंगलाज का मगरा, ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है शेखावाटी क्षेत्र, बी है घग्गर का मैदान, सी है नागौरी उच्च भूमि और डी है गोडवार बेसिन या लूणी बेसिन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, गोडवार बेसिन या लूणी बेसिन। यहाँ पे कलिमा पहाड़, नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। अधिकतर कोचिंग्स में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाते, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं। लेकिन आजकल के जैसे पेपर बन रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए आपको डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना, एक बार पढ़ना, दो बार पढ़ना, लेकिन ये माइंड में रखना कि जितने क्वेश्चन पढ़े हैं ना उसमें से अपना एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसके अलावा जो आएगा वो देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध शुष्क बांगर मैदान को कितने उपभागों में बांटा गया है। पहली बात तो आप ये देखना कि उपभाग अगर नाम आ गया ना तो वहाँ पे संख्या छोटी नहीं होगी, ठीक है। अर्ध शुष्क बांगर मैदान को बांटा है इसने। ऑप्शन ए में दे रखा है 3, फिर बी में 5, सी में 4 और डी में 6। तो इसमें अर्ध शुष्क की जो उपभाग है ना, वो उपभाग है आपके 4। उपभाग है आपके 4, ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान का मैप देखें टेम्परेरी सा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ वाला जो पोर्शन है ना, जो जैसलमेर वाला जो ये आता है, ये इसके अंदर आता है आपका, ये शुष्क वाला जो भाग है ना, पश्चिमी शुष्क वाला, वो आता है। उसके बाद का जो अरावली तक का जो पोर्शन आता है ना, ये आता है आपका अर्ध शुष्क में। इसमें आता है अर्ध शुष्क में। अब अर्ध शुष्क बांगर मैदान के अपने को उपभाग पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसके उपभाग हैं, वो ऊपर का जो आता है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, वो आता है आपका घग्गर का मैदान। उसके नीचे जो आता है वो आता है आपका शेखावाटी का मैदान। उसके जस्ट नीचे आता है नागौरी उच्च भूमि वाला। और उसके ऊपर जो आता है, नीचे आता है ना, यहाँ पे ये आता है आपका गोडवार बेसिन, ठीक है, या फिर आपको लूणी बेसिन नाम मिल जाएगा। तो उपभाग देखा जाए अर्ध शुष्क बांगर के, तो ये हैं आपके 4। इसमें आया ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है। पूर्वी मैदानी प्रदेश पूछा है। जैसे ऊपर वाला गंगानगर से अपन अगर मैप को स्टार्ट करें तो ये ऐसे आएगा, फिर इधर से यह हाड़ौती वाला ऐसे हो गया। अब ये जो है ना, ये अरावली है, ये अरावली हो गया। अब अरावली से पश्चिम अगर पूर्व में देखो तो यहाँ से आप देखो ये वाला पोर्शन है ना, और ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन सारा है
ये बीच वाला जो है ना, ये पोर्शन आता है पूर्वी मैदान के अंदर, क्योंकि उसके नीचे फिर आ जाता है ना वो दक्षिणी पूर्वी मैदान आ जाता है, जिसमें हाड़ौती वगैरह वो सब आता है। इसमें यह पूछा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका बी, यानी 23%। अब यहीं पे आपको एक दूसरा क्वेश्चन और मैं याद करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, दूसरा ये है कि इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो अगर जनसंख्या का क्वेश्चन पूछे ना, तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा सी, 39%। याद रखना है इसको। अगर आपको पूछे मैदानी प्रदेश क्षेत्रफल पूछे तो 23%, और अगर जनसंख्या पूछे तो आएगी आपकी 39%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने, ये देखो यहाँ पे बीच में आ गया थोड़ा सा, ओके हो गया। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। वीसी मिश्रा ने, ये क्वेश्चन आरपीएससी में ज्योग्राफी में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर जो जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन मैं नॉर्मल क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, तो नॉर्मल ज्योग्राफी आपको सबको आती है। अब मैं यहाँ पर आपको लिखाने बैठ जाऊँ कि पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले टच कर रहे हैं, और अपने एमपी के कौन से ज़िले टच कर रहे हैं, कितने ज़िले टच कर रहे हैं, कितनी लंबाई है, ठीक है, आंतरिक ज़िले कितने हैं, बाहरी ज़िले कितने हैं, कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे पढ़ाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये आप सबको चीज़ें आती हैं, बेसिक हैं। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा के ये पूरा टाइम यहीं पे कर दूंगा, मैं यहाँ पे मैं नहीं करते 100 क्वेश्चन बना दूंगा, लेकिन आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, और थोड़े डीप में क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इनको आप अच्छे से पढ़ना। तो पाँचवा क्वेश्चन है, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इसका ऑप्शन है ए, 7 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब ये 7 भाग हैं कौन कौन से, जैसे पश्चिमी शुष्क एक हो गया, ठीक है, दूसरा है अर्ध शुष्क, आपको सबको पता है। इसमें आपको एक नहरी वाला है ना, ये आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। उसके बाद में चौथा जो आएगा ना, वो आएगा आपका अरावली वाला। अरावली वाला भी आपको पता है कि आप पढ़ते हो, तो उसमें भी कोई नया नहीं है। फिर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, उसको इन्होंने पूर्वी कृषि प्रदेश बोल दिया, कृषि और औद्योगिक और लगा दिया आगे। ठीक है, अब इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी अपन हाड़ौती वाला बोलते हैं ना, तो इन्होंने दक्षिणी पूर्वी कृषि जोड़ दिया। ओके, उसके बाद में लास्ट में जो आएगा ना, वो आएगा इनका चंबल बीहड़ प्रदेश। तो इन्होंने वीसी मिश्रा ने भौगोलिक जो प्रदेश बताए वो बताए 7। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान को सामान्यतः कितने भौतिक विभागों व उप विभागों में बांटा गया है। राजस्थान को सामान्यतः कितने भौतिक विभाग और उप विभाग। देखो यहाँ पे गलती पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, अपन ये नहीं देखते कि ऑप्शन में मैंने आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं। आप देखना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 12, 4, 4 और 12। अगर भौतिक विभाग की बात आ रही है तो विभाग हमेशा संख्या में कम होंगे उप विभाग की बदौलत, समझ रहे हो। उप विभाग हमेशा ज़्यादा होंगे, जबकि भौतिक विभाग है ना वो कम होंगे। बेसिक चीज़ आपको पता है। अब यहाँ पे सबको पता है कि यार ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी वो भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आपको दिमाग थोड़ा सा ये लगाना है कि यार 2 ऑप्शन है जिसमें इसने संख्या को आगे और पीछे किया है, तो आपका 70% जो काम है ना वो यहीं सी और डी पे आके अटक जाएगा। आप ए और बी में आप कंफर्म हो कि नहीं ए और बी तो नहीं है, अब बचा सी और डी। सी और डी में आपको ये करना है कि यार भौतिक विभाग पूछा है, पहले विभाग है फिर उप विभाग पूछा है, तो विभाग कम होते हैं तो विभाग कितने हैं 4, ठीक है, और उप विभाग कितने हैं 12। ये रहा ऑप्शन डी। कुछ क्वेश्चन है ना एग्जाम्स में ऐसे आते हैं जो आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना कि यार ये चीज़ें अपनी पढ़ी हुई और ऐसे ऐसे अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। घबराने की बात नहीं बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है, हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की जो सेलें हैं वो किस भूगर्भिक काल की मानी जाती है। हमादा मरुस्थलीय प्रदेश, ये मरुस्थल के अंदर हमादा मरुस्थल है,
आपने इर्ग रेगर वो पढ़े हैं ना, उन्हीं में से है हमादा। तो इसने पूछा कि हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की जो सेल है ना, सेल, वो किस भूगर्भिक काल की मानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है कार्बोनिफेरस काल, बी दे रखा है टर्सरी कालीन, सी दे रखा है प्री कैम्ब्रियन कालीन, और डी दे रखा है जुरेसिक और क्रिटेशियस काल। ओके, इसमें जो आंसर है ना वो आपका ऑप्शन है डी, जुरेसिक और क्रिटेशियस काल। ये जो काल जो पूछे ना, भूगर्भिक काल, युग वगैरह जितने भी होते हैं, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही आता है। तो आप इसकी जो टेबल होती है ना उसको अच्छे से याद करके जाना। जैसे अपन को पता है किसी भी एग्जाम में जाते हैं जनसंख्या वाले टॉपिक से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, अपन को 100% पता है। तो अपन जनसंख्या को क्या लास्ट में रिवाइज करते हैं। उसी अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ कि भूगर्भिक काल की जो टेबल है ना उसको भी एग्जाम के टाइम पे लास्ट में आप एक बार ज़रूर देखा करो, क्योंकि वहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है ना वो है डी। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है बालसन है, बालसन, ठीक है, बालसन पूछा है। इसके अंदर ए ऑप्शन दे रखा है मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन, दूसरा दे रखा है कठोर चट्टानी मरुस्थल, तीसरा अवशिष्ट पहाड़ियाँ, चौथा दे रखा है एक प्रकार का बालू का स्तूप। जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा भी कोई बेसिक भी जानता है ना, वो आपका डी ऑप्शन है ना उसको सबसे पहले एलिमिनेट करेगा कि ये तो नहीं है। बालसन है, पहाड़ियाँ भी नहीं है, ठीक है। अब वो बालसन में आकर रुकेगा कहाँ, ए और बी ऑप्शन पर रुकेगा कि यार मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन और कठोर चट्टानी मरुस्थल। अब कठोर चट्टानी मरुस्थल आप अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप ये कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि यार ये हमादा रेगिस्तान वाला वो जो इर्ग और उनसे कोई कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है। आप क्या देखोगे, ए ऑप्शन पे जाओगे, जैसे आप ए ऑप्शन लगाओगे आपका वो राइट हो जाएगा। बालसन है मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरा हुआ बेसिन। इसमें मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे एक इधर पहाड़ी है, ठीक है, एक इधर ये पहाड़ी है, ये जो बीच का जो एरिया है ना इसको बोलते हैं प्लाया, ठीक है। ऊपर से जब पहाड़ी से अपन नीचे की साइड में चलेंगे ना तो यहाँ पे आता है, वो आता है पेडिमेंट, सबने नाम सुने रखा होगा इसका। फिर बीच वाला जो आता है ना ये यहाँ पे आता है आपका बजादा। ऊपर से अगर देखोगे ना तो पेडिमेंट, बजादा और प्लाया, ये 3 चीज़ें बालसन के अंदर, ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में दोनों पहाड़ियाँ आ गई और पहाड़ियों से घिरा हुआ जो बेसिन है ना उसको बोलते हैं आपका बालसन। पेडिमेंट होता है, इस पर मलबा का जमाव नहीं होता है, जबकि जो बजादा वाला होता है ना उस पर आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे। और प्लाया को अगर आप देखो तो प्लाया आपको मिलेगी एक लवणीय झील, क्योंकि वर्षा का जल जो इकट्ठा हो जाता है ना यहाँ पे, तो ये प्लाया होती है ना, ये होती है आपकी लवणीय झील होती है एक प्लाया, अस्थायी झील बोलो या कुछ भी बोलो इसको। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन था 8वें में। अब आता है 9 नंबर का, इसमें यह है कि सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है इंसेलबर्ग, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है इर्ग यानी रेतीला मरुस्थल, फिर आता है हमादा, कठोर चट्टानी मरुस्थल, अभी अभी आया है ना, अपन ने देखा है कठोर चट्टानी मरुस्थल। ओके, फिर आता है रेग या शेरिर, इसके अंदर आता है आपका मिश्रित मरुस्थल। यहाँ पर ये सारे के सारे सही हैं, 9 में आपका ई ऑप्शन है। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं, इनमें से एक ना एक दे देते हैं और फिर मैच करवाते रहते हैं, या एक छोटा सा दे दिया कि भाई रेग या शरीर को क्या बोलते हैं, तो मिश्रित मरुस्थल। तो मेरा मकसद यहाँ पे है कि आपको ये चारों याद होने चाहिए, बस कि इनमें से कोई ऐसा भी पूछे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है त्रिकूट पहाड़ी स्थित है। यहाँ पे एक त्रिकूट पहाड़ी है, एक त्रिकूट पर्वत है, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर त्रिकूट पहाड़ी देखा जाए तो त्रिकूट पहाड़ी आती है आपके जैसलमेर में,
एक इसी से मिलता जुलता एक नाम और है जिसका नाम है चिड़िया टूक की पहाड़ी। आप जानते होंगे अधिकतर, अगर देखा जाए तो चिड़िया टूक की पहाड़ी है ना, वो है आपकी जोधपुर में। याद रखना, चिड़िया टूक जोधपुर में है और त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के किनारे निर्मित नवचंद्राकार आकृति के स्तूप। यहाँ पे स्तूप पूछा है, तो झीलों के किनारे निर्मित जो नवचंद्राकार आकृति का जो स्तूप है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है नेब का, बी दे रखा है आपका लूनेट, सी दे रखा है नेटवर्क बालू का स्तूप और डी दे रखा है परवलयिक। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आपका लूनेट। ठीक है, अब मैं अगर बताना चाहूँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो नेब का है ना, ये मरुस्थल के अंदर जो झाड़ियाँ नहीं है, ठीक है, झाड़ियों के आसपास जो बनता है ना, वो बनता है आपका नेब का। उसके बाद में आता है आपका नेटवर्क बालू का स्तूप। इसमें रेखीय, इसमें अनुप्रस्थ और परवलयिक, इन स्तूपों के बीच में निर्माण होता है नेटवर्क बालू का स्तूप का। इसको अच्छे से याद करना कि नेब का है वो झाड़ियों के आसपास जो मिट्टी इकट्ठी होती है उससे बनता है, लूनेट है वो आपका झीलों के किनारे बनता है और नवचंद्राकार आकृति में होता है, और नेटवर्क जो बालू का स्तूप है ना, वो आपका रेखीय, अनुप्रस्थ और परवलयिक जो स्तूप है ना, उनके बीच में इसका निर्माण होता है। और ये जो परवलयिक है ना, इसकी आपको एक है ना खास बात बताता हूँ। इस परवलयिक की खास बात यह है कि ये संपूर्ण मरुस्थल के अंदर पाया जाता है, संपूर्ण मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। तो अगर इनमें से ये भी पूछ लेना कि इनमें से संपूर्ण मरुस्थल में कौन सा पाया जाता है, तो परवलयिक आएगा। ओके, और इसका जो आपका आंसर है वो है आपका बी आंसर है लूनेट। अगले चलते हैं, अगला है, इनमें से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, देख लेना। ए ऑप्शन दे रखा है आपका बिलाली व सायरा, बी ऑप्शन दे रखा है नागपानी व लीलागढ़, सी ऑप्शन दे रखा है आपका तारागढ़ या शिरावासा, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका शिरावासा और बिलाली। और इसका जो आंसर है वो डी है, शिरावासा व बिलाली। ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं, याद रखना। और ये दोनों की दोनों चोटियाँ हैं ना, दोनों की दोनों कहाँ हैं, अलवर। ओके, अगर आपको यहाँ पे ये पूछे कि यार इनकी ऊंचाई कितनी होगी, तो शिरावासा है उसकी ऊंचाई है 651 मीटर। ओके, और जो बिलाली है ना, उसकी ऊंचाई है 775 मीटर। याद कर लेना, चोटियों से पहाड़ियों से क्वेश्चन आता है, मैच कराने वाला आता है। कई बार तो ये देता है एक साइड में आपको चोटियों के नाम दे दिए, दूसरे साइड में आपको इनकी ऊंचाई दे देगा। अब इनको मैच कराना है, ए बी सी या सी डी ई ऐसे करके ऑप्शन दे देगा नीचे। और दूसरा आपको ऐसे पूछेगा कि कौन सी उत्तरी अरावली में, कौन सी मध्य अरावली में और कौन सी दक्षिणी अरावली में। आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है। अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी कर दी तो ये समझ लो कि आप माइनस में गए। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन है आपका डी वाला, शिरावासा और बिलाली। ये उत्तरी अरावली की हैं और दोनों के दोनों है ना, ये दोनों के दोनों अलवर के अंदर है। चोटियों के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करती हैं ये। अगला ऑप्शन आता है, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। उसके अंदर है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार घटता क्रम कौन सा है। याद कर लेना इन सबको, क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में कि अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अकॉर्डिंग है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग घटता हुआ जो क्रम है ना, वो पूछा है यहाँ पे। तो इसके अंदर है, ए ऑप्शन में दे रखा है आपको जरगा, खो, अचलगढ़, दिलवाड़ा। जरगा का आपको पता है, ठीक है, कि जरगा याद उदयपुर में है और 1431 मीटर है। अगर आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से आपको 2 या 3 चोटियों की भी अगर ऊंचाई पता है ना, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर दोगे, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है ये जरगा है 1431, खो का आपको सबको पता है कि खो जो है ना वो है 920 मीटर।
ठीक है। अचलगढ़, अब अचलगढ़ नाम सुनते ही आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार अचलगढ़ तो चोटी बहुत ऊंची है। देलवाड़ा पूछे तो देलवाड़ा का भी आपको पता होना चाहिए कि देलवाड़ा तो यार दूसरे या तीसरे नंबर की चोटी आती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यहीं पे इसको काट दो। दूसरा आता है देलवाड़ा, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, शेर। अब यहाँ पे आपको ना ये रघुनाथगढ़ पे, आपको रघुनाथगढ़ को देखते आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार ये ऊंचाई के अकॉर्डिंग बता रहा है, घटता क्रम बता रहा है। तो देलवाड़ा ठीक है, कुंभलगढ़ ठीक है, रघुनाथगढ़ तो 1055 होती है आई थिंक। रघुनाथगढ़ 1055 ही होती होगी ना, या 50 होती है, 1055 है शायद। देख लेना इसको, अगर 50 या 55 में अगर कोई थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो 55 ही होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें दूसरा आता है शेर, शेर तो बहुत ऊंची है, तो ये कर्म यहाँ पे रघुनाथगढ़ ने गलत कर दिया, इसकी वजह से बी ऑप्शन भी गया। ऑप्शन बचा सी और डी। सी में आता है शेर, धोनिया डूंगर, तारागढ़, अचलगढ़। अब शेर तक तो ठीक था, धोनिया डूंगर भी ठीक था, मान लिया, लेकिन अचलगढ़ आते हैं आपको फिर से कान खड़े हो जाने चाहिए कि यार अचलगढ़ चोटी ऊंची है तारागढ़ से, तो ये लास्ट में क्यों आया, ये भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन होगा आपका डी। इसमें जरगा, गोरामजी, खो और सायरा। जरगा जो है ना, उसकी जो हाइट है वो बताता हूँ आपको। जरगा की जो हाइट है वो है आपकी 1400 और 31 मीटर, 1431 मीटर। ओके। गोरामजी या टोडगढ़ है ना, अच्छा जरगा उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखना। उसके बाद आता है आपको गोरामजी। गोरामजी को अगर देखा जाए तो ये, इसको दूसरा नाम भी है इसका, इसका नाम है टोडगढ़, और यह आपके मध्य अरावली के अंदर पाई जाती है। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 934, दूसरी होगी। तीसरी आपकी खो है, खो आपको मैंने बताई दी 920। तीसरी आती है आपकी सायरा, और सायरा की चोटी की ऊंचाई है 900 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डी, जरगा, गोरामजी, खो, सायरा। ये चोटियों का क्रम पूछते हैं, इसको आप अच्छे से याद करना। उसके बाद है 14 नंबर, यह निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ जालोर की पहाड़ियाँ नहीं है। भाई साहब इतना कन्फ्यूजन करती है ना ये यहाँ वाली, कि जालोर की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, अरावली की कौन सी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ढंग से आपने नहीं पढ़ा तो ये समझ लो कि आपकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। इसमें है जालोर की पहाड़ियाँ नहीं है पूछा है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है टोरा पर्वत, दूसरा है झारोला पहाड़, तीसरा है जरगा पर्वत, चौथा है रोजा भाकर। देखो चोटियाँ ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि सारी की सारी उसकी जो ऊंचाइयाँ होती हैं ना, सारी की सारी अपन याद करने की कोशिश करते हैं। उसके चक्कर में जो मेन चोटियाँ होती हैं ना, उनकी जो हाइट होती है वो भी अपने माइंड से निकल जाती है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार इतनी सारी चोटियाँ, इतने सारे डेटा कैसे याद होगा, क्या होगा। आपको मेन चीज़ें याद करनी है, सारी चीज़ें किसी को याद नहीं होती। अगर आप एक या दो चोटी, या ये समझो कि जो मैच करवाते हैं ना उनमें अगर एक दो चोटी को भी आपने ढंग से पकड़ लिया ना, तो ये समझ लो कि आप वो चोटी फतेह कर दोगे, तिरंगा आप ही पहनाओगे वहाँ जाके इंडिया की तरफ से। लेकिन अगर एक भी नहीं पता होगा ना, तो आप चढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में देखा जाए कि जालोर की पहाड़ियाँ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है ना वो है आपका डोरा पर्वत, दूसरा है झारोला पहाड़, तीसरा है जरगा पर्वत, और चौथा है आपका रोजा भाकर। इसमें आपका ऑप्शन है सी, जरगा पर्वत। जरगा पर्वत यहाँ नहीं है, जरगा पर्वत है आपका उदयपुर के अंदर है। आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था 1431 मीटर जिसकी हाइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है, हेरोन महोदय ने किस मैदान को तृतीय पेनिप्लेन बताया है। अच्छे से याद कर लेना, आपको हर जगह ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे। जो बंदा आपको डीप में पढ़ा रहा है ना, कोई भी टीचर हो, या जो आपको ये देख रहा है कि यार मेरे स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहे हैं उनको धोखा नहीं मिलना चाहिए, वो ऐसे क्वेश्चन भी करवाएगा। तो ये है आपका तृतीय पेनिप्लेन, कि हेरोन महोदय ने किस मैदान को तृतीय पेनिप्लेन बताया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है मालपुरा करौली का मैदान, दूसरा आता है मेवाड़ का मैदान, तीसरा आता है मध्य माही बेसिन का मैदान, और चौथा आता है आपका चंबल बेसिन। इसके अंदर आपका जो आंसर है ना, वो आपका आंसर है मालपुरा करौली का मैदान।
ठीक है। मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान, ये जो दोनों मैदान है ना, ये दोनों आपके बनास बेसिन है ना उसके उपभाग हैं। इसको याद कर लेना, बनास बेसिन है ना उसके उपभाग हैं ये। मध्यमाही बेसिन आपको पता है माही नदी वाला है, चंबल बेसिन का आपको पता है चंबल नदी वाला है। लेकिन जो मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान आता है बनास के दक्षिण में, और मालपुरा जो करौली का मैदान है ना वो आता है आपका बनास के उत्तर में। तो इसका आंसर है ए, यानी मालपुरा करौली का मैदान है ना उसको तृतीय पेनिप्लेन के रूप में बोला है हेरोन महोदय ने, याद करना इस चीज़ को। इसके बाद आता है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, ये है निम्न में से मध्य अरावली का दर्रा नहीं है। अरावली से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो दर्रे से रिलेटेड हो, चाहे वो चोटियों से रिलेटेड हो, चाहे वो अरावली के अंदर जो जिले हैं ना उनसे रिलेटेड हो, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा देखा जाए ना तो चोटियों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। इनको मैं दर्रा तो मैं सेकंड दे रहा हूँ, जिले मैं थर्ड पे दे रहा हूँ, वो ना भी पूछें, लेकिन आपको चोटियाँ पूछ सकते हैं, उनकी हाइट पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि कौन से चोटी मध्य अरावली, उत्तरी अरावली या दक्षिणी अरावली में, तो उसको आप अच्छे से पढ़ना। अब 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ना कि मध्य अरावली का दर्रा इसमें नहीं है, इसके अंदर है आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका केवड़ा केनाल, दूसरा ऑप्शन है परवेरिया दर्रा, तीसरा है आपका शिवपुर घाट, और चौथा है आपका बर दर्रा। निम्न में से मध्य अरावली का दर्रा इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो आपको ऑप्शन होगा ना केवड़ा केनाल, ये नहीं है। ये आपका जो दर्रा है ना ये आपको मिलेगा उदयपुर में। बाकी ये आपको तीनों है ना, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट, बर दर्रा, ये आपको कहाँ मिलेंगे? मध्य अरावली में मिलेंगे। ये लो एरो का निशान लगा दिया, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर का, निम्न विशेषताएं किस पठार की हैं? आपको ऐसा क्वेश्चन 1-2 मिलेगा जिसमें आपको स्टेटमेंट देंगे, फिर आपको ऑप्शन देंगे कि स्टेटमेंट जो दिए है ना वो ऑप्शन में किससे मैच कर रही हैं, बताओ ज़रा। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसमें निम्न विशेषताएं किस पठार की हैं, पठार पूछा है इसमें। पहला जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है कि इसकी ऊंचाई है वो 325 मीटर से कहाँ तक है? 325 मीटर से 650 मीटर तक है, पहला ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है वो दे रखा है आपका कि ये सलुम्बर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ये जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। आप अगर 3 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट में आपने अगर अच्छे से पकड़ लिया ना तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन 2 स्टेटमेंट पकड़ने के लिए आपको इसको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी का आगे ऑप्शन देख के हो जाता है। तो इसमें वही ये है कि विशेषताएं किस पठार की हैं। पहले ये 325 से 650 मीटर के बीच में इसकी हाइट है, ये सलुम्बर में स्थित है, और ये जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। अब इसके जो ऑप्शन आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं, ऑप्शन ए आ रहा है आपका उपरमाल का पठार, ऑप्शन बी आ रहा है बोराट का पठार, तीसरा आ रहा है आपका सी आ रहा है लसाड़िया का, और चौथा जो है ना डी वाला वो आ रहा है आपका पोतवार का पठार। तो ये जो विशेषताएं हैं ना ये आपकी हैं लसाड़िया के पठार की। ये कटापटा क्षेत्र है, जैसमंद झील ना उसके पूर्व में कटापटा क्षेत्र है ये लसाड़िया का पठार। और जो ये पोतवार का पठार है ना ये जो आपको लग रहा होगा कि यार उपरमाल, बोरहाट, लसाड़िया ये तो ठीक है, ये पोतवार वाला कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, तो ये बता दूँ मैं आपको ये अलवर के अंदर है। ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ में आप कंफ्यूज होगे वो मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से उठा हुआ हूँ तो मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट फंस सकता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को नदी बेसिन के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये जो इधर वाला एरिया है ना ये इसकी बात चल रही है। इसकी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना को नदी बेसिन के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है 2, बी में 4, सी में 7 और डी में 3। तो 18 नंबर का जो आपका आंसर है वो है डी, 3 भागों में आपको इसको बांटा गया है। 3 भाग कौन से हैं बताऊंगा आपको, आप फालतू की टेंशन बिल्कुल मत लो।
3 भाग जो बताए ना वो है आपको ऊपरी ऊपर आता है सबसे, और बनास और बाणगंगा का मैदान। दूसरा जो नीचे आता है ना वो आता है आपका चंबल बेसिन, ठीक है। तीसरा जो आता है ना वो आता है आपका मध्यमाई बेसिन, मध्यमाई बेसिन। इनको तीनों को आप याद कर लेना। ये तीनों आते हैं। पूरी मैदानी प्रदेश को नदी बेसिन के आधार पर कितने उपभागों में बांटा गया है, तो उपभाग में इसका ऑप्शन है डी 3। और 3 है कौन कौन से? बनास बाणगंगा मैदान, चंबल बेसिन और मध्यमाई बेसिन। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बूंदी पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो ना तो कहीं ना कहीं आप जाके पेपर में चेक कर लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। टेस्टों में तो बहुत बार पूछते हैं, टेस्टों का तो आप ये मानो कि फेवरेट क्वेश्चन सा हो रखा है कि बूंदी पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए सतूर, बी कोटड़ा, सी बरवाड़ा, डी है ऋषभदेव। तो इसमें जो ऑप्शन है ना आपका वो है सतूर, और इसकी जो हाइट है वो है 353 मीटर। इसको विथ हाइट याद करना, ऐसा अकेला याद मत करना कि बूंदी पर्वत सर्वोच्च शिखर कौन सा, बोले सतूर है हो गया काम, नहीं। हाइट देखना 353 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सीमा भ्रंश इनमें से किन जिलों में फैला हुआ है? जीबीटी, ये ग्रेट बाउंड्री जो थ्रस्ट है ना उसकी बात चल रही है। हिमालय के अंदर आपको पता है कि 4 फोल्ट हैं। ये जो एक है ना ये अरावली के अंदर है जीबीटी। महान अगर नाम आ जाए ना, ग्रेट या महान, तो ये समझ लेना आप उसको अरावली से कनेक्ट कर दो, क्योंकि अरावली बहुत पुरानी है और अरावली के सामने हिमालय ये समझो कि कुछ नहीं था। जिस टाइम अरावली बनी थी ना उस टाइम ऐसे आता है कि तब बुक्स में कि इसकी हाइट अपने हिमालय से भी ज़्यादा थी। आज तो ये अवशिष्ट अवस्था में है, तो ये धीरे धीरे नीचे बैठ रही है, लेकिन महानगर है ना तो वो ये समझो कि अरावली है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है ए धौलपुर, बी है स्वाईमाधोपुर व चित्तौड़गढ़, सी है बूंदी और उत्तरी कोटा। आपको एक चीज़ तो है ना ये देखा करो कि ऑप्शन जो दिए हैं ना उनको आप गौर से पढ़ा करो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तीसरा ऑप्शन दिया है ना बूंदी और उत्तरी कोटा, अगर उत्तरी कोटा दिया है ना तो ये समझो कि ये ऑप्शन के अंदर है भाई, वरना अगर देना होता तो या तो कोटा देता या कोटा देता ही नहीं, लेकिन उत्तरी कोटा दिया है ना इसका मतलब ये ऑप्शन में है, तो आपका सी तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। फॉल्ट है तो ये स्वाईमाधोपुर और चित्तौड़गढ़ वाला ये एरिया भी है और धौलपुर भी है। ये पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है ना ये इसमें फैला हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें धौलपुर, स्वाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उत्तरी कोटा, इसमें तीनों के तीनों सही है। ए और बी, ए बी और सी, डी ऑप्शन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में विंध्यन क्रम व अरावली दोनों के चट्टानें उपस्थित है? एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ के सोचोगे कि यार क्वेश्चन आया तो है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता है कि जहाँ पर विंध्यन क्रम और अरावली दोनों के चट्टानें हैं ना वो उपस्थित है। ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है? ऑप्शन ए बूंदी, बी भीलवाड़ा, सी उदयपुर, डी है आपका चित्तौड़गढ़। अब इसमें जो ऑप्शन है ना वो है आपका डी, चित्तौड़गढ़ के अंदर विंध्यन क्रम और अरावली दोनों के चट्टानें उपस्थित हैं। याद कर लेना इसको अच्छे से, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाड़ौती के पठार की सबसे छोटी भू आकृति इकाई कौन सी है? आकृतियां तो आपने बहुत सारी पढ़ी हैं, झालावाड़ का पठार पढ़ा है, शाहबाद का उच्च स्थल भी पढ़ा है, डंगंगधर है इसके उच्च क्षेत्र ये भी पढ़ा है, नदी निर्मित मैदान भी पढ़े हैं। ये आते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं कि अरे वाह ये तो हाड़ौती में है, लगा दो। लगा के आराम से खुशी खुशी बाहर आते बोले सही हो गया। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाड़ौती के पठार की सबसे छोटी भू आकृति इकाई कौन सी है, तो आप 2 मिनट के लिए नहीं 5 मिनट के लिए मौन धारण करोगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद नहीं करोगे। इसका ऑप्शन है
ऑप्शन ए में आपको झालावाड़ दे रखा है, दूसरे में आपको शाहबाद का उच्च स्थल दे रखा है, तीसरे में आपको दे रखा है डंगंगधर का उच्च क्षेत्र, चौथा दे रखा है आपको नदी निर्मित मैदान। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है आपका सी, डग गंगधर के उच्च क्षेत्र। अगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर इसकी आप ऊंचाई देखो, एक मिनट, सॉरी वो थोड़ा सा गला खराब हो रखा है, उस वजह से प्रॉब्लम हो गई। इसके अंदर ऑप्शन है 22 में डग गंगधर का जो उच्च क्षेत्र ना, वो इसके बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसकी आपको अगर औसत हाइट पूछे ना, ऊंचाई पूछे, तो ये है आपकी 450 मीटर। अगर देखा जाए तो सतूर से ऊंचा है, सतूर की 353 है, सतूर को अपन चोटी मानते हैं, लेकिन ये तो पठार है और ये 450 मीटर ऊंचा। और जो झालावाड़ का जो पठार है ना, इसमें देखो, इसको इधर से ले आते हैं। झालावाड़ का जो पठार है ना, उसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 300 से लेके और 450 मीटर। देख लो, मतलब झालावाड़ का पठार इससे नीचा है, और अगर आकृति में देखा जाए ना तो ये छोटी है। डंगंगधर है ना, ये सबसे छोटी आकृति है, ये छोटी इकाई है, छोटी भू आकृति इकाई है ये, लेकिन इसमें इसकी जो हाइट है ना वो सबकी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाड़ौती के पठार की सबसे बड़ी भू आकृति की इकाई कौन सी है? यहाँ पे अपन ने क्या पूछा था? छोटी भू आकृति इकाई। ये देखो यहाँ पे अपन ने छोटी भू आकृति इकाई पूछी थी। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया? हाड़ौती के पठार की सबसे बड़ी भू आकृति की इकाई कौन सी है? ओके, ये देखो यहाँ पे बड़ी भू आकृति की इकाई पूछी है। ऑप्शन आपको वही मिलेंगे, नदी निर्मित मैदान मिलेगा, डंगंगधर का उच्च क्षेत्र वो मिलेगा, झालावाड़ का पठार मिलेगा, शाहबाद का उच्च स्थल मिलेगा। इसमें आपका ऑप्शन है ए, नदी निर्मित मैदान। अगर यहाँ पे आपको नदी निर्मित मैदान पे ये भी पूछ लिया ना कि यार वो तो ठीक है, लेकिन नदी निर्मित मैदान की अगर अपन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल देखें तो कितना होगा, तो इसका है 7,885 वर्ग किलोमीटर। हाड़ौती के पठार की सबसे बड़ी भू आकृति की इकाई है ये नदी निर्मित मैदान, और ये जो क्षेत्रफल है ना वो है 7,885 वर्ग किलोमीटर। अच्छे से इसको याद कर लेना। दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन दोनों याद कर लेना। अधिकतर जगह आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। निम्नलिखित विशेषताएं किससे संबंधित हैं? पहली विशेषता है कि इस क्षेत्र पर क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार से लावा का जमाव हुआ था। पहली बात तो आपके साइड में, आपके ध्यान में अगर ये आ जाए क्रेटेशियस काल, ज्वालामुखी उद्गार और लावा का जमाव, तो आपका सीधा सा एक माइंड में ऐसे क्लिक होना चाहिए, यार ये कहीं ना कहीं दक्षिणी पूर्वी पठार की बात तो नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, देखते आगे देखते। आगे इसने पूछा कि ये क्षेत्र चंबल व इसकी सहायक नदियों के द्वारा बारा और कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान, बारा और कोटा और चंबल नदी और इसकी सहायक नदी। दूसरा ऑप्शन आते आप बिल्कुल से कंफर्म हो जाओ कि ये दक्षिणी पूर्वी पठार की ही बात कर रहे हैं। चलो उसके आगे और कंफर्म कर लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, नदी निर्मित मैदान इसकी विशेषता है, मेवाड़ के मैदान की है, मध्यमाई बेसिन की है, या दक्कन का लावा पठार। तो इसमें आपको ऑप्शन आता है डी, दक्कन का लावा पठार। सिंपल सा है। स्टेटमेंट जो दिए हुए होते हैं ना उनको आप अच्छे से पढ़ो, स्टेटमेंट में से आपका आंसर निकल आएगा अगर आपका थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है तो। और अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे आप, नज़रें रहेंगी आपके पेपर में, ध्यान रहेगा आपका क्लासरूम के बाहर, तो क्वेश्चन आपका 100% गलत होगा। ठीक है, गलत नहीं करना आपने वो। नेक्स्ट आता है 25 नंबर का। घोसी पहाड़ी की स्थित है। ये घोसी पहाड़ी है, घोसी पहाड़ी बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पहाड़ियों में है तो मैंने ये दिया है कि इतनी हाईलाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। अगर ये पूछना है घोसी पहाड़ी स्थित कहाँ है, अलवर में, जयपुर में, अलवर, जयपुर, झुंझुनू,
ये आपका कोटपुतली बहरोड। तो इसका जो आपका ऑप्शन है ना वो है झुंझुनू। अब एक काम की बात और सुनो, घोसी पहाड़ी स्थित है झुंझुनू, राजस्थान के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना तो ये झुंझुनू आएगा। लेकिन अगर इसको इंडिया लेवल पे पूछे ना तो आपको दूसरा यहाँ पे घुमा के एक चीज़ और देगा, ये हरियाणा और जो राजस्थान है ना उसकी सीमा के ऊपर स्थित है, याद रखना इस चीज़ को। और इसकी अगर हाइट पूछे आपसे, घोसी पर्वत की या पहाड़ी की जो हाइट पूछे तो वो है आपकी 740 मीटर। ये लो, इसकी ऊंचाई है 740 मीटर। अच्छे से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, माल खेत की पहाड़ियाँ स्थित है। ये वैसे देखा जाए तो सीधे सीधे ही आंसर वो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ियों से रिलेटेड है तो आपको ये याद करने चाहिए। माल खेत की पहाड़ियाँ स्थित कहाँ पर है? ऑप्शन ए है अलवर, बी में सीकर, सी में दौसा, डी में है आपका राजसमंद। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ना वो है आपका सीकर। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, माल खेत अगर नाम आता है ना तो यहाँ पे अलवर और सीकर इन दो में कन्फ्यूज होता है। इन दो को तो आप एलिमिनेट कर दोगे, बोल नहीं यार दौसा में भी नहीं सुना, राजसमंद में भी नहीं सुना, शायद नहीं होगा। लेकिन जो अलवर और सीकर है ना इसमें आप आकर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको सीधा सा यही देखना है कि माल खेत की पहाड़ियाँ है ना वो सीकर में है। इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना से याद रखो। 27 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का बरखोयांस्क कहलाता है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपने, अधिकतर लोगों ने ये नाम सुना होगा, और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ओके, अपने आप पे फख्र महसूस करना। तो राजस्थान का जो बरखोयांस्क है ना वो किसे कहते हैं? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं माउंट आबू, ऋषभदेव, ऋषिकेश, देलवाड़ा। इसका आपका ऑप्शन है माउंट आबू, याद रखना, राजस्थान का बरखोयांस्क माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान में पाए गए वानस्पतिक जीवाश्म कितने वर्ष पुराने हैं? आरपीएस ने लास्ट टाइम जो स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम हुई थी ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसलमेर के आकलकास्ट जीवाश्म उद्यान में पाए गए वानस्पतिक जीवाश्म कितने वर्ष पुराने। तो इसमें क्या है कि टीचर पहले ये वर्ष नहीं लिखाते थे, लेकिन जैसे पूछा ना उसके बाद में सारे के सारे लिखाने लग गए। अब उनको ये थोड़ी पता है कि ये अगली बार पूछेंगे, लेकिन अपन क्या है पीछे की चीज़ें देख के ही सीखते हैं। अब आगे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे तो वो तो अब की बार आपने आरपीएससी के पेपर देखे ही हैं, तो उसका अपन पता नहीं लगा सकते। लेकिन लास्ट के पेपर देख के अपन एक बेसिक सा आइडिया लगा सकते हैं कि यार आगे वाले मतलब एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और थोड़े बहुत अगर इधर उधर आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी अगर पढ़े हुए होते हैं तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन वो अटैम्प्ट हो ही जाते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि ये जो जीवाश्म है ना वो कितने वर्ष पुराने हैं, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन है आपका सी, 18 करोड़ वर्ष पुराने। अब इसमें ऑप्शन देखो 20 करोड़, 8 करोड़, 18 करोड़, 28 करोड़, ऐसे ही देते हैं, 8, 18, 28, 38, समझ रहे हो। अपन पढ़ के जाते हैं, अपन को ये तो पता रहता है कि यार 8 8 कुछ था, लेकिन वहाँ इतने 8 देते थे कि अपन 8 के चक्कर में है ना राउंड लगाते रहते हैं, 8 की तरफ घूमते रहते हैं। तो इसका है 18 करोड़ वर्ष पूर्व, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, वह इस पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यह वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश का दिया था। ओके, इसमें यह पूछा है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। पहले तो आपको पूछा है भूभाग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर आपको पूछा है प्रतिशत की जनसंख्या। अब यहाँ पे देखो मैंने दो ऑप्शन है ना वो मैंने उल्टे कर दिए, बी और सी का, ये देखो। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाओगे ना तो आपको ये होगा कि यार दो में उल्टे किया ना, इसका मतलब अपोजिट किया तो यही हो सकते हैं। तो आप फर्स्ट को भी गलत कर दोगे, लास्ट वाले को भी गलत कर दोगे, बचा ये। अब इसमें प्रतिशत भूभाग पूछा है, फिर जनसंख्या पूछी है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो आएगा ना वो आएगा आपका, ऑप्शन आएगा आपका बी। 6.89% तो है आपका भूभाग और उसमें 11% है आपकी जनसंख्या। याद रखना इस चीज़ को, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं यार, यहाँ से हल्के में बिल्कुल मत लेना।
आज की जो अपनी क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने प्रस्तुत किया है। ये तो पता है कि प्री कैम्ब्रियन के अंदर अपनी अरावली बनी थी, अधिकतर को पता है, लेकिन ये बताओ कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत जो वर्णन किया था ना वो किसने प्रस्तुत किया था। वीसी मिश्रा, के श्रीनिवास, वीसी पॉल या एएम हेरोन। इसका ऑप्शन है आपका डी, एएम हेरोन। इन्होंने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो वर्णन किया था ना, आधारभूत वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया था राजस्थान की। और ये प्रस्तुत कब किया था, ये किया था आपका 1936 में। ये सारे आज के अपने क्लास के क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से आप बार बार पढ़ना, ठीक है ना। और इनमें से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बस ये होता है कि पढ़ी हुई चीज़ अगर गलत होती है तो उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। नहीं पढ़ी हुई है वो अगर हो रही है तो फिर भी मान लेते हैं कि ठीक है यार हो गया, अपना पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन पढ़ी हुई चीज़ अगर मिस होती है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आज की अपन क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, लेकिन आपको अगर पता हो तो अपने यहाँ पे भौतिक प्रदेश से टोटल 53 क्वेश्चन हो गए हैं। इन 53 क्वेश्चन में से आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, बस ये देख लेना। और जो अगर थोड़ी बहुत थ्योरी बची हुई है तो मेरे को लगेगा कि यार क्वेश्चन और बनाने चाहिए तो मैं और बना दूंगा। और अगर ये लगेगा कि अब अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं तो फिर नेक्स्ट पे देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े कीजिए। नमस्कार।